अभी हम लोग तो है अनुश्रंग गुणधर्म देख रहे थे और उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। उसमें हम लोग देखे हुए थे कि अनुश्रंग गुणधर्म जो है 4 प्रकार का होता है। एक होता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा होता है क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और प्रासरण एवं प्रासरण दाब। तो ये हम लोग पढ़ चुके थे और इस पर हम लोग क्वेश्चन भी कर लिए थे। एक ऐसा रिवाइज करा देते हैं उसको, किसी का हम लोग आगे यूज़ करेंगे अभी। तो पहला हम लोग जो पढ़े थे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, उसमें फॉर्मूला क्या निकल कर आया था, P0A माइनस PS बाई P0A इक्वल टू NB बाई NA। एक्चुअली ये आया था जाइल भी, लेकिन अगर आप वीडियो देखिएगा तो बताए थे हम कि लास्ट में NB बाई NA आएगा। ठीक है। सेकेंड जो फॉर्मूला हम लोग देखे हुए थे क्वथनांक का उन्नयन का, और वो क्या आया था, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M, जहाँ पर डेल्टा TB क्या होता है, क्वथनांक का उन्नयन, KB होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक और यह है मोललता। तीसरा हम लोग देखे थे हिमांक का अवनमन, जो कि होता है डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। डेल्टा TF क्या है, हिमांक का अवनमन, KF है मोलल अवनमन स्थिरांक और M है मोललता। और फिर चौथा देखे हुए थे पाई इक्वल टू CRT, जो कि है प्रासरण दाब, और प्रासरण दाब बराबर क्या होता है CRT। C मतलब सांद्रता मतलब मोलरता, R मतलब गैस स्थिरांक जो कितना होता है 0.082 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल होता है, और T क्या है, T है तापमान। इतना हम लोग देख चुके थे। ठीक है। फिर हम लोग इसी में प्रासरण, फिर आगे प्रासरण दाब के बारे में पढ़े थे, और प्रतिलोम प्रासरण जो होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, उसके बारे में पढ़े हुए थे। तो कुछ टॉपिक इसमें और भी हैं जिसको हम लोग आज कवर करने जा रहे हैं। जैसे कि 3 तरह के विलयन होते हैं प्रासरण दाब के आधार पर देखा जाए तो, समप्रासरी विलयन, अतिप्रासरी विलयन और अल्पप्रासरी विलयन, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे वांट ऑफ गुणांक के बारे में कि वांट ऑफ गुणांक क्या होता है। तो चलिए इसको तो आप जानते ही हैं, इसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, 4 अलग वीडियो में इसको हम लोग पढ़े थे। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे विलयन के प्रकार से। ठीक है, कि जो प्रासरण दाब है इसके आधार पर विलयन के कितने प्रकार होते हैं। तो लिखिए कॉपी में स्टडी हेडिंग, प्रासरण दाब के आधार पर विलयन के प्रकार। ठीक है, प्रासरण दाब के आधार पर विलयन के प्रकार। देखो 3 प्रकार के विलयन होते हैं प्रासरण दाब के आधार पर। कौन कौन? पहला होता है समपरासरी विलयन। पहले केवल नाम लिख लो फिर समझाते हैं इसको। पहले लिखिए समपरासरी विलयन, इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा होता है अल्पप्रासरी विलयन, दूसरा होता है अल्पप्रासरी विलयन, जिसको कि बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और तीसरा होता है अतिप्रासरी विलयन, अतिप्रासरी विलयन, जिसको कि कहा जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये 3 तरह के विलयन होते हैं प्रासरण दाब के आधार पर। ठीक है, तीनों समझते हैं कि तीनों का मतलब क्या होता है। देखो सबसे पहले समझिए, एक जो कोशिकाएं हमारे शरीर में होती हैं, ठीक है, मनुष्य किसका बना हुआ है, कोशिकाओं का। जो भी जीवित चीज़ धरती पर है वो सब बना होता है किसका, कोशिका का। जो कोशिका होता है, कोशिका के अंदर NaCl की जो सांद्रता होती है वो होती है 0.9%। ठीक है, मतलब कोशिका जो होता है उसके अंदर जो NaCl का जो सांद्रता है वो कितना होता है 0.9%। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है, देखो जहाँ भी परसेंटेज वाला कुछ दिया हो मतलब कि 100 में उतना है ना। जैसे कि मान लो हम बोल रहे हैं कि कोशिका के अंदर NaCl 0.9%, मतलब क्या है कि कोशिका के अंदर का कुल आयतन अगर मान लो 100 ml है तो उसमें NaCl कितना है 0.9 ml है। ठीक है, इससे मतलब होता है इसका। तो खैर ये एक्चुअल बात है कि कोशिका के अंदर, नॉर्मली कोशिकाओं के अंदर जो NaCl की सांद्रता होती है वो कितनी होती है 0.9%। देखो ये पढ़ने से पहले आपको प्रासरण और प्रासरण दाब का टॉपिक क्लियर होना चाहिए। तो इसका पिछला वीडियो था, उसको पहले देख लेना तभी आना, क्योंकि यहाँ पर जितने बात हम बोलेंगे सब उससे संबंधित बातें होंगी। एक बार रिवाइज करवा दें अगर, तो प्रासरण क्या होता है, हम लोग पढ़े हुए थे कि जब कोई भी द्रव अपने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है, ठीक है, SPM के थ्रू अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रासरण कहते हैं। हम कह सकते हैं कि प्रासरण जो है विसरण का ही एक प्रकार होता है। तो विसरण क्या होता है, तो किसी भी द्रव, गैस या फिर ठोस के अणुओं का उसके उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होने वाला गमन जो है वो विसरण कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। और विसरण का ही एक प्रकार है प्रासरण ऑस्मोसिस, जिसमें कि अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जो है गमन होता है द्रव के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। ठीक है, तो और हम बतलाए हुए थे कि मान लो कि अगर दोनों विलयन है,
देखो देख लो, जैसे मान लो कि ये एक चैम्बर है, ये बीच में एसपीएम है। एसपीएम बोले तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक है। इधर मान लो कि 6 लीटर है विलायक, इधर 10 लीटर है विलायक, इधर 6 लीटर क्या है विलायक है, और इधर क्या है 10 लीटर विलायक है। बताओ इसमें प्रासरण होगा कि नहीं? प्रासरण होगा। और कहाँ से कहाँ होगा? मान लो कि ये चैम्बर ए है, ये चैम्बर बी है, तो कहाँ से कहाँ होगा? बी से ए होगा। बी से ए क्यों हो रहा है? क्योंकि बी में सांद्रता ज़्यादा है, ए में सांद्रता कम है। बी में 10 लीटर है, ए में कितना है 6 लीटर ही है, तो बी से ए की तरफ होगा प्रासरण, ठीक है। अब मान लो कि क्या हो कि दोनों तरफ 6 लीटर ही रहे, इधर भी 6 लीटर, इधर भी 6 लीटर, लेकिन एक तरफ विलायक रहे और एक तरफ विलयन रहे। ये सब बात हम बदला चुके हैं, एक बार केवल हम रिवीजन करवा रहे हैं इसका। तो इधर विलयन हो, उधर विलायक हो, तो बताइए कि इसमें प्रासरण होगा कि नहीं? इसमें प्रासरण होगा कि नहीं? इसमें प्रासरण होगा। कहाँ से कहाँ होगा? बी से ए होगा। क्यों? क्योंकि प्रासरण कहाँ से कहाँ होता है? जहाँ विलायक ज़्यादा है वहाँ से जहाँ विलायक कम है उधर की ओर प्रासरण होता है। अब बताओ इसमें विलायक कहाँ ज़्यादा है, ए में कि बी में? विलायक ज़्यादा किस में है? बी में, है ना। क्योंकि देखो बी में केवल विलायक है और ए में विलयन है। विलयन मतलब कि विलय भी है और विलायक भी है, मतलब विलायक इधर कम हुआ। समझ रहे बात ना? दोनों तरफ 6-6 लीटर है, इधर 6 लीटर केवल विलायक है और इधर 6 लीटर में विलयन है, तो 6 लीटर में विलय भी है और विलायक भी है। तो इसलिए देखा जाए तो विलायक कहाँ ज़्यादा है? तो विलायक बी में ज़्यादा है, ठीक है। और विलायक बी में ज़्यादा है, इसलिए जो है प्रासरण कहाँ से कहाँ होगा? बी से ए होगा, क्योंकि जहाँ विलायक ज़्यादा होता है वहाँ से जहाँ कम होता है उधर की ओर प्रासरण होता है, ठीक है। अब मान लो कि दोनों तरफ विलयन रहे, दोनों तरफ विलयन रहे, बस फर्क ये रहे कि एक तरफ तनु विलयन रहे और एक तरफ सांद्र विलयन रहे। तनु और सांद्र पता है क्या होता है? तनु विलयन किसे कहते हैं? जिसमें कि विलय की मात्रा कम हो और विलायक की मात्रा ज़्यादा हो, उसको बोलेंगे तनु विलयन। और जिसमें विलय की मात्रा ज़्यादा हो, ठीक है, और विलायक की मात्रा कम हो, उसको बोलते हैं सांद्र विलयन। तो अगर एक तरफ तनु विलयन है, एक तरफ सांद्र विलयन है, दोनों की तरफ आयतन बराबर है 6-6 लीटर। बताओ अब प्रासरण होगा कि नहीं? प्रासरण होगा। कहाँ से कहाँ? ए से बी की बी से ए। प्रासरण कहाँ होता है? जहाँ विलायक ज़्यादा है वहाँ से, जहाँ विलायक ज़्यादा है वहाँ से, जहाँ विलायक कम है उधर की ओर होता है। तो विलायक कहाँ ज़्यादा है? तनु विलयन में, है ना। तनु विलयन में विलायक ज़्यादा होता है, मतलब कहाँ से कहाँ होगा? ए से बी की तरफ होगा, क्योंकि ए में तनु विलयन है और बी में सांद्र विलयन है, ठीक है। तो इसी का हम लोग यूज करेंगे समझने के लिए ये तीनों विलयन के बारे में, ठीक है। समप्रासरी, अतिप्रासरी, अल्पप्रासरी, मतलब आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो तुम बता रहे थे कि कोशिका के अंदर जो NaCl की सांद्रता है वो कितनी होती है? 0.9%, ठीक है। मतलब कि कोशिका के अंदर अगर 100 ml आयतन है तो उसमें NaCl कितना होता है? 0.9 ml होता है। अब मान लो कि क्या किया जाए कि इस कोशिका को ले जाकर एक ऐसे माध्यम में रखा जाए, मान लो कि एक माध्यम बनाया गया, ठीक है, और उसमें ले जाकर कोशिका को रखा गया, ठीक है। और जो माध्यम है उसमें जो NaCl की सांद्रता है वो भी मान लीजिए कि 0.9% है। मतलब कि जो सांद्रता NaCl का कोशिका के अंदर है उतना ही सांद्रता NaCl का कोशिका का बाहरी माध्यम में भी है। तो बताइए कि क्या यहाँ प्रासरण होगा? नहीं होगा, क्योंकि प्रासरण कहाँ से कहाँ होता है? जहाँ विलायक ज़्यादा है वहाँ से, या ऐसा बोले कि जहाँ विलय कम है, ठीक है, उधर से, जहाँ विलय ज़्यादा है उधर की ओर, है ना। जहाँ विलायक ज़्यादा है वहाँ से, जहाँ विलायक कम है उधर की ओर क्या होता है? प्रासरण होता है। तो इसमें प्रासरण होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि कोशिका के अंदर भी सांद्रता कितना है? 0.9%, और कोशिका के बाहर भी कितना है? 0.9%। दोनों तरफ मतलब सांद्रता समान है ना, तो सांद्रता सेम है, इसलिए इसमें प्रासरण की क्रिया नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ऐसे जो विलयन हैं जिनके प्रासरण दाब, ठीक है, देखो हम लोग पढ़े हुए थे कि प्रासरण दाब फार्मूला क्या होता है? π=CRT। और ये आया कहाँ से था? पहले हम बताए थे कि जो प्रासरण दाब होता है वो सांद्रता के समानुपाती होता है। ऐसा प्रयोग से देखा गया कि जिसकी सांद्रता ज़्यादा उसकी प्रासरण दाब भी ज़्यादा। दूसरा चीज़ हम देखे थे कि प्रासरण दाब जो है तापमान के भी समानुपाती होता है। मतलब जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं प्रासरण दाब भी क्या हो जाता है? बढ़ते जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि दोनों तरफ सांद्रता समान है,
मतलब कोशिका के अंदर का जो माध्यम है और कोशिका के बाहर का जो माध्यम है, दोनों तरफ सांद्रता समान है। मतलब ये विलयन आपस में कैसे हैं, समपराशरी विलयन, मतलब इन विलयनों का प्रासरण दाब आपस में समान है, और जिन विलयनों का प्रासरण दाब आपस में समान होता है उन्हें समपराशरी विलयन कहा जाता है। तो यहाँ प्रासरण दाब क्या है, समान, क्यों, क्योंकि सांद्रता समान है। ठीक है, जिसकी सांद्रता ज़्यादा होती है उसकी प्रासरण दाब ज़्यादा होती है, क्योंकि दोनों आपस में समानुपाती होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो जितनी सांद्रता कोशिका के अंदर है उतनी ही सांद्रता कोशिका के बाहर है, जिसके फलस्वरूप सांद्रता समान है और प्रासरण दाब भी समान है। ठीक है, तो ये हो गया समपराशरी विलयन। इसको लिखना चाहो तो लिख लो कि वैसे विलयन जिसके प्रासरण दाब, जिनका प्रासरण दाब आपस में समान होता है उन्हें समपराशरी विलयन कहा जाता है। ठीक है, खुद से लिख सकते हैं, आसान चीज़ है, नाम समझो केवल। ठीक है, समपराशरी विलयन, वैसे विलयन जिनका प्रासरण दाब समान हो। अब बताओ, प्रासरण दाब समान है तो क्या ऑस्मोसिस होगा, प्रासरण होगा? नहीं होगा। क्योंकि प्रासरण क्यों होता है, प्रासरण तब होता है जब सांद्रता का अंतर होता है। अगर सांद्रता समान है, ठीक है, तो प्रासरण कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो वही बात यहाँ पर है कि चूँकि सांद्रता समान है तो प्रासरण दाब समान है, तो प्रासरण की क्रिया नहीं होगी। मतलब कोशिका जैसे रखा हुआ है वैसे ही रहेगा, ना ही कोशिका के अंदर पानी जाएगा या विलायक जो भी है, तो विलायक जब हम लोग पानी मानते हैं, तो ना ही कोशिका के अंदर विलायक प्रवेश करेगा और ना ही कोशिका के अंदर से बाहर जो है विलायक आएगा। तो कोशिका जैसा था वैसा रहेगा, प्रासरण नहीं होगा, क्योंकि इनका प्रासरण दाब समान है। और ऐसे ही विलयन क्या कहलाते हैं, समपराशरी विलयन कहलाते हैं। ठीक है, चलो अब सेकेंड देखते हैं, अल्पपराशरी विलयन क्या होता है और अतिपराशरी विलयन क्या होता है। ठीक है, अल्पपराशरी और अतिपराशरी। तो मान लो कि अब की बार क्या किया गया कि एक माध्यम लिया गया, कोशिका के अंदर याद है ना, कोशिका के अंदर NaCl की सांद्रता कितनी होती है, वो फिक्स है। ठीक है, वो मतलब कि देखा गया है, उसको प्रयोग से देखा गया कि कितना होता है, 0.9% NaCl होता है कोशिका के अंदर। ठीक है, तो मान लो कि ये कोई माध्यम है, ये कोई माध्यम है, और अब की बार जो माध्यम है उसमें जो NaCl की सांद्रता है वो 0.9% से ज़्यादा है, और इसमें कोशिका को लाकर रखा गया। ठीक है, मतलब कि कोशिका के अंदर NaCl कितना है, 0.9%। कोशिका के अंदर NaCl कितना है, 0.9%। और कोशिका के बाहर जो माध्यम है उसमें जो NaCl की सांद्रता है वो 0.9% से अधिक है। समझ रहे बात, अधिक है मतलब कि मान लो 10% है, 0.11% है, 0.12% है, ऐसे है। मतलब कोशिका के अंदर की तुलना में बाहर सांद्रता ज़्यादा है, किसका, विलेय का, NaCl का। ठीक है, तो बताओ अब की बार इसमें प्रासरण होगा कि नहीं होगा, प्रासरण होगा। और कहाँ से कहाँ होगा, कोशिका से बाहर कि बाहर से कोशिका। तो प्रासरण कहाँ से कहाँ होता है, जहाँ पर विलायक ज़्यादा है वहाँ से जहाँ विलायक कम है उधर की ओर होता है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जहाँ विलेय कम है वहाँ से जहाँ विलेय ज़्यादा है उधर की ओर होता है। एक ही बात हुआ, सब हम समझाएं बहुत विस्तार से प्रासरण दाब वाले वीडियो में। ठीक है, क्योंकि जहाँ विलेय कम होगा मतलब वहाँ विलायक ज़्यादा होगा, जहाँ विलेय ज़्यादा होगा मतलब वहाँ विलायक कम होगा, इस तरह से। तो यहाँ पर कोशिका के अंदर सांद्रता कितना है, 0.9%। कोशिका के बाहर सांद्रता कितना है, 0.9% से ज़्यादा। ठीक है, मतलब बाहर विलेय ज़्यादा, अंदर विलेय कम। अगर विलायक देखा जाए तो अंदर विलायक ज़्यादा है ना, अब बाहर विलायक कम। तो कहाँ से कहाँ होगा, कोशिका से जो विलायक है वो बाहरी माध्यम में आएगा। जब कोशिका से विलायक बाहरी माध्यम में आएगा तो कोशिका क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। जब कोशिका से विलायक बाहरी माध्यम में आएगा मतलब कोशिका से जब पानी निकल के बाहर आएगा तो कोशिका कैसा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। और ये जो विलयन है जिसकी सांद्रता अधिक होती है इसको बोला जाता है अतिपराशरी विलयन। क्या बोलते हैं इसको, अतिपराशरी विलयन। अति मतलब क्या होता है, ज़्यादा, है ना। जिसकी सांद्रता ज़्यादा मतलब उसका प्रासरण दाब ज़्यादा, जिसका सांद्रता ज़्यादा मतलब उसका प्रासरण दाब ज़्यादा, क्योंकि प्रासरण दाब जो है सांद्रता के समानुपाती होता है।
ठीक है। तो बाहर में चूँकि सांद्रता ज़्यादा है, इसलिए बाहर का मतलब कि बाहरी माध्यम का प्रासरण दाब ज़्यादा है, और प्रासरण दाब ज़्यादा है तो इसलिए क्या हो रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं, अति प्रासरी विलयन। मतलब अति प्रासरी विलयन कैसे होते हैं, तो वैसे विलयन जिसकी सांद्रता अधिक होती है, इसके परिणाम स्वरूप प्रासरण दाब भी अधिक होता है, उसको क्या कहा जाता है, अति प्रासरी विलयन। और जब अति प्रासरी विलयन में कोशिका को लेकर रखेंगे तो कोशिका क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। क्यों सिकुड़ जाएगा, क्योंकि इसमें से विलायक निकल के बाहर आएगा, और चूँकि विलायक बाहर आएगा इसलिए कोशिका सिकुड़ जाएगा। तो ये बात है अति प्रासरी विलयन के बारे में। अब देखते हैं अल्पप्रासरी विलयन। इसको लिखना चाहो तो लिख लो कि वैसे विलयन जिसकी सांद्रता अधिक होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी प्रासरण दाब भी अधिक होती है, उसे अति प्रासरी विलयन कहा जाता है, ठीक है। और ऐसे विलयन में कोशिका को रखने पर कोशिका सिकुड़ जाएगा, क्योंकि कोशिका से विलायक के अणु बाहर की ओर गति करेंगे, ठीक है। देखो समप्रासरी में रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रासरण समान है, तो जैसे कोशिका रखेंगे वैसे ही रहेगा। अति प्रासरी में रखेंगे क्योंकि बाहर सांद्रता ज़्यादा है विलय का, इसलिए विलायक जो है कोशिका से बाहर आएगा और कोशिका क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। अब की बार मान लो कि एक और माध्यम लिया गया, और इस माध्यम में जो NaCl है वो 0.9% से कम है। कोशिका के अंदर कितना होता है सबको पता है, 0.9%, ठीक है, NaCl की सांद्रता। और कोशिका के बाहर इस बार NaCl 0.9% से क्या है, कम, ठीक है। और इसमें अब ले जाकर कोशिका को रखा गया। जब इसमें हम ले जाकर कोशिका को रखेंगे तो बताओ कि इस बार कोशिका से जो विलायक है वो बाहर जाएगा कि अंदर आएगा। देखो तो इस बार देखा जाए तो बाहर में विलय कम है और अंदर में विलय ज़्यादा है। मतलब विलायक कहाँ ज़्यादा है, विलायक बाहर में ज़्यादा है, जहाँ विलय कम वहाँ विलायक ज़्यादा। तो मतलब कि बाहर में विलय चूँकि कम है तो विलायक ज़्यादा है, और अंदर में विलय चूँकि ज़्यादा है तो विलायक कम है। तो इस बार क्या होगा, इस बार बाहर से अंदर की ओर, मतलब कि माध्यम से कोशिका के अंदर क्या होगा, विलायक का प्रवाह होगा। और इस विलयन को बोलेंगे अल्प प्रासरी विलयन, क्योंकि इसकी सांद्रता कम इसलिए इसकी प्रासरण दाब भी कम, और इसको क्या बोलेंगे, अल्प प्रासरी विलयन बोलेंगे। तो इस तरह से तीन। अच्छा, इसमें क्या होगा, कोशिका फूल जाएगा, क्योंकि कोशिका के अंदर इसमें क्या हो रहा है, जल प्रवेश कर रहा है, विलायक प्रवेश कर रहा है, तो कोशिका इसमें फूल जाएगा। ये सेम चीज़ होता है हमारे शरीर में भी। देखते हो कि जो लोग अधिक मात्रा में नमक या चीनी का सेवन करते हैं उनके शरीर में क्या होता है, फूल जाता है, ठीक, शरीर कोशिकाएँ जो है फूल जाती हैं, शोथ हो जाता है, बोलते हैं एडिमा बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में। एडिमा मतलब शोथ। क्यों, क्योंकि देखो वो लोग जो लोग ज़्यादा नमक या चीनी खा रहे हैं तो नमक और चीनी शरीर में जा रहा है, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि शरीर में विलय बढ़ रहा है। अब विलय चूँकि समझ रहे हो ना, NaCl या चीनी क्या है, विलय है, उसकी मात्रा कोशिका में बढ़ रही है। अब क्योंकि उसकी मात्रा कोशिका में बढ़ रही है तो जो पानी बाहर निकलने वाला है वो पानी कोशिका के अंदर चल जा रहा है, तो कोशिका के अंदर विलय ज़्यादा हो गया है, और जहाँ विलय ज़्यादा हो जाता है वहाँ विलायक जाना शुरू कर देता है। तो कोशिका के अंदर क्या होता है, जल जाना शुरू कर देता है, और फिर कोशिका में सूजन हो जाता है, इससे शरीर क्या हो जाता है, फूल जाता है। देखते हो बहुत लोग हाथ फूल जाता है, पैर फूल जाता है, ठीक है, खासकर जो BP वाले लोग होते हैं उनका अधिक फूल जाता है। फिर डॉक्टर बोलता है कि नमक चीनी खाना छोड़ दीजिए। तो इस तरह से जो है नमक चीनी खाने से सबको नहीं होता है, लेकिन जिसको मान लो की प्रॉब्लम है, जिसको खासकर BP का प्रॉब्लम है, उसका जो है शरीर में फूल जाता है, उसको बोलते हैं शोथ। क्या बोलते हैं उसको, शोथ बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं एडिमा हो जाता है, ठीक है। तो वैसे लोगों को फिर नमक चीनी खाना थोड़ा कम करना पड़ता है या छोड़ना पड़ता है, क्योंकि नमक और चीनी जो है इससे हमारे शरीर में विलय बढ़ जाता है, तो विलायक जो है मतलब पानी जो है वो बाहर ज़्यादा निकल नहीं पाता है, कोशिका के अंदर ही जाता है और कोशिका में सूजन हो जाता है, कोशिका फूल जाता है, उसको शोथ या एडिमा कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़े कि 3 तरह के विलयन होता है, कौन कौन, समप्रासरी, अल्पप्रासरी, अतिप्रासरी। समप्रासरी विलयन में प्रासरण दाब समान होता है, चूँकि सांद्रता समान होता है, और ऐसे विलयन में कोशिका को रखने पर कोशिका में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अल्पप्रासरी विलयन में प्रासरण दाब कम होता है, चूँकि सांद्रता कम होता है, और ऐसे विलयन में कोशिका को रखने पर जो कोशिका है वो फूल जाएगा, ठीक है। अतिप्रासरी विलयन में प्रासरण दाब ज़्यादा होता है, क्योंकि सांद्रता ज़्यादा होता है, और ऐसे विलयन में जब हम रखेंगे कोशिका को तो कोशिका जो है वो सिकुड़ जाएगा। तो ये हम लोग 3 तरह के विलयन पढ़ें।
चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, लिख लिए इसको तीनों को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वांट ऑफ गुणांक। वांट ऑफ किसने नाम है, वैज्ञानिक का नाम है वांट ऑफ, ठीक है। तो डालिएगा हेडिंग वांट ऑफ गुणांक, वांट ऑफ गुणांक। तो एग्जाम में कभी नहीं आएगा कि वांट ऑफ गुणांक किसे कहते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक है। कैसे आता है देखो, तो डालना हेडिंग वांट ऑफ गुणांक, अंग्रेजी में बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो वांट ऑफ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने गुणांक दिया, गुणांक मतलब कि किसी से गुना करने वाला, उसी को बोलते हैं वांट ऑफ गुणांक। देखो क्यों देना पड़ा, देखो अभी तो हम लोग पढ़े थे अनुषंग गुणधर्म। अनुषंग गुणधर्म बताओ किस पर निर्भर करता है, अनुषंग गुणधर्म में किस पर निर्भर करता है, अणुओं की संख्या पर, विलेय के अणुओं की संख्या पर। मतलब विलेय की अणुओं की संख्या जितनी अधिक होगी अनुषंग गुणधर्म उतना अधिक होगा, और विलेय के अणुओं की जितनी कम होगी, इसको लिख लो, इस बात को लिख लो, विलेय की अणुओं की संख्या जितनी अधिक होगी अनुषंग गुणधर्म उतना ही अधिक होगा, एवं विलेय के अणुओं की संख्या जितनी ही कम होगी अनुषंग गुणधर्म उतना ही कम होगा। ये क्या है, अनुषंग गुणधर्म। इसको हम पढ़े हुए थे कि विलयन के वैसे गुणधर्म जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, उसे अनुषंग गुणधर्म कहा जाता है, ठीक है। चलिए हम क्यों बोले लिखने के लिए, चूँकि इस पर क्वेश्चन आता है। देखो जैसे मान लो अगर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस में हिमांक का, आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड का, ठीक है, 3-4 बार पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस में हिमांक का अवनमन सबसे अधिक होगा। निम्नलिखित में से किस में हिमांक का अवनमन सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक किस में होगा। मान लो ऑप्शन में है K2SO4, आया हुआ क्वेश्चन है ये, NaCl, यूरिया। तो इस क्वेश्चन देख लेते हैं तो पढ़ा जाएगा ये वांट ऑफ गुणांक, यूरिया और ग्लूकोज। पूछा गया है कि बताइए चारों में से किसको हम विलायक में मिलाएंगे, ठीक है, तो हिमांक का अवनमन सबसे अधिक होगा। अब बताओ हिमांक का अवनमन क्या है, अनुषंग गुणधर्म है ना। हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, प्रासरण, प्रासरण दाब, वातक का अपेक्षिक अवनमन, ये चारों चीज़ क्या है, अनुषंग गुणधर्म है। तो इन चारों में से विलयन में जाने पर जो सबसे ज़्यादा अणु बनाएगा, जो सबसे ज़्यादा अणुओं में टूटेगा, उसका अनुषंग गुणधर्म उतना ही अधिक होगा, क्योंकि अनुषंग गुणधर्म निर्भर किस पर करता है, अणुओं की संख्या पर। तो बताओ कि जब ग्लूकोज जाएगा तो क्या अणु में टूटेगा, नहीं टूटेगा, क्योंकि ग्लूकोज और यूरिया ये सब विद्युत अनपघट्य पदार्थ हैं, ये अपने आयनों में नहीं टूटते हैं। मतलब ग्लूकोज जाएगा तो कितना अणु रहेगा, एक अणु। यूरिया भी जाएगा तो एक अणु। NaCl जाएगा तो टूटेगा, और NaCl टूटेगा तो क्या बनेगा, Na+ बनेगा और Cl- बनेगा। मतलब कितना अणु बनेगा, 2 अणु बनेगा। और जब K2SO4 टूटेगा तब क्या बनेगा, 2K+ और SO4 2-, है ना, 2K+ बनेगा, क्योंकि 2 पोटेशियम अलग अलग होगा। समझ रहे, K2SO4 में कितना अणु है, 3 है ना, 2 पोटेशियम के परमाणु हैं जो कि आयन बन चुके हैं, और एक सल्फेट आयन है। मतलब कि इसमें कितने अणु बने, 3 अणु। तो सबसे ज़्यादा अणुओं में कौन टूटा, K2SO4। इसलिए हिमांक का अवनमन सबसे अधिक किसके लिए होगा, K2SO4 के लिए होगा। K2SO4 के लिए सबसे अधिक होगा कितना, 3। K2SO4 के लिए सबसे अधिक होगा हिमांक का अवनमन, क्योंकि इसमें अणु कितना बन रहा है, 3 अणु बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी अनुषंग गुणधर्म है वो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। तो जिसमें अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी उसमें अनुषंग गुणधर्म अधिक होगा। चाहे वो हिमांक, मान लो ये हिमांक का अवनमन लिख के पूछा था बोर्ड में, अगर मान लो यहाँ क्वथनांक का उन्नयन लिख के पूछ देता या प्रासरण दाब लिख के पूछ देता, तो कुछ भी लिखा रहता, आपको समझना है कि सब अनुषंग गुणधर्म है, और जिसमें अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी उसका अनुषंग गुणधर्म का मान भी ज़्यादा होगा, अधिक होगा, ठीक है। तो देखो अब देखते हैं वांट ऑफ गुणांक। एक क्वेश्चन को नोट कर लेना, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन बन देखो तो वहाँ भी मिल जाएगा, तो 3 साल पूछा हुआ है। देखो वांट ऑफ गुणांक,
तो हम क्या बता रहे थे कि अनुषंग गुणधर्म निर्भर करता है किस चीज़ पे? अणुओं की संख्या पर। मतलब कि जिसकी अणुओं की संख्या ज़्यादा उसका अनुषंग गुणधर्म का मान भी ज़्यादा। ठीक है। तो लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि जितना हम मानते हैं कि इतना इनकी अणुओं की संख्या होगी बिलियन में, उतनी होती नहीं है। मतलब क्या है? मतलब समझो, जैसे मान लो कि हम NaCl को लेकर पानी में डालें, ठीक है, और हम कितना मानेंगे? मान लो हम 1 मोल NaCl डालें, तो हम क्या समझेंगे कि NaCl कितना मोल है? 1 मोल है। लेकिन एक्चुअल में होगा क्या? होगा ये कि जब NaCl जाएगा तो NaCl टूटेगा और क्या बनेगा? Na+ बनेगा और Cl- बनेगा। Na+ बनेगा और Cl-। तो हम कितना मान रहे हैं? कितना मोल है? 1 मोल। लेकिन एक्चुअल में कितना मोल है? 2 मोल है। क्योंकि NaCl टूट गया है ना, NaCl बन गया है और Cl- बन गया है, तो कितना मोल हो गया? 2 मोल हो गया। ठीक है। तो क्या जो अनुषंग गुणधर्म हम निकालेंगे अपने फॉर्मूला से वो सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि हम तो ये मान के निकाल रहे हैं कि एक ही NaCl का मोल है, जबकि यहाँ पर कितना मोल हो गया? 2 मोल हो गया। वैसे ही जब एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक एसिड, फॉर्मूला क्या होता है एथेनोइक अम्ल का? बताओ, एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। तो जब एथेनोइक एसिड को, एथेनोइक अम्ल को पानी में हम डालते हैं विलायक में, एथेनोइक अम्ल आपस में जुड़ जाते हैं। 2 एथेनोइक अम्ल आपस में जुड़ जाते हैं, बोलते हैं कि डाइमेराइजेशन हो जाता है। हिंदी में बोलते हैं द्वितीयन हो जाता है। द्वितीयन, अंग्रेजी में बोलते हैं डाइमेराइजेशन। डाइमेराइजेशन बोलते हैं कि डाइमर फॉर्म कर लेता है, द्वितीयक फॉर्म कर लेता है। 2 एथेनोइक अम्ल आपस में जुड़ जाता है। तो बताओ, तो हम जो मान के बनाएंगे, हम क्या मानेंगे कि एक ही एथेनोइक अम्ल है? तो एक्चुअल में हुआ क्या है? वहाँ तो 2 मिलकर 1 बन गया है। हम मानेंगे 2, एक्चुअल में तो 1 ही है। और अणुओं की संख्या चेंज होगी तो अनुषंग गुणधर्म भी चेंज होगा। तो हम जो निकालेंगे क्या वो सही होगा? नहीं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए वॉन टू हॉफ ने अपना गुणांक दिया था, वॉन टू हॉफ गुणांक। ठीक है। तो देखो वॉन टू हॉफ गुणांक क्या है? तो देखो 3 कंडीशन पॉसिबल है। जब किसी भी विलेय को हम विलायक में डालेंगे तो 3 कंडीशन पॉसिबल है। 3 कंडीशन कौन कौन? पहला कंडीशन कि वो ना ही वो संयोजित हो और ना वियोजित हो। संयोजित मतलब जुड़ना, ना ही वो आपस में जुड़े और ना ही वो टूटे। जैसे कि NaCl क्या हो जा रहा है? टूट जा रहा है, वियोजन हो जा रहा है NaCl का। और एथेनोइक अम्ल क्या हो जा रहा है? जुड़ जा रहा है, तो संयोजन हो जा रहा है एथेनोइक अम्ल का। ठीक है। तो जैसे कि यूरिया है, ग्लूकोज है, तो ना ही टूटता है ना ही जुड़ता है। ठीक है। मतलब कि ना एसोसिएशन हो रहा है ना डिसोसिएशन हो रहा है, ना संयोजन हो रहा है ना वियोजन हो रहा है। एक कंडीशन ये। सेकेंड कंडीशन ये है कि वियोजन हो जाए, विघटन हो जाए, जैसे कि NaCl का हो जाता है। NaCl टूट जाता है, क्या बन जाता है? Na+Cl-, तो वियोजन हो गया। ठीक है। या फिर संयोजन हो जाए, जैसे कि एथेनोइक अम्ल का हो जाता है। एथेनोइक अम्ल जुड़ जाता है, 2 एथेनोइक अम्ल मिलकर 1 एथेनोइक अम्ल बन जाते हैं। तो ये 3 कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है। तो हम लोग को जो है वॉन टू हॉफ गुणांक ये मदद करेगा कि कोई भी चीज़ में अगर संयोजन या वियोजन हो रहा हो तो उस कंडीशन में हम कैसे अनुषंग गुणधर्म का मान निकालेंगे। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखिए। देखो वॉन टू हॉफ गुणांक का संकेत होता है I, छोटा वाला I, स्मॉल I। और जो वॉन टू हॉफ गुणांक होता है I, वॉन टू हॉफ गुणांक I। तो वॉन टू हॉफ गुणांक क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है कि संयोजन या वियोजन के बाद जो अणुओं की संख्या है, मतलब कि संयोजन या वियोजन के बाद अणुओं की संख्या बटा संयोजन या वियोजन के पहले अणुओं की संख्या। तो यही यहाँ पर होता है फॉर्मूला कि संयोजन या वियोजन के बाद अणुओं की संख्या बटा संयोजन या वियोजन के पहले अणुओं की संख्या। अब जैसे कि मान लो कि क्या हो रहा हो, अगर संयोजन हो रहा हो,
संयोजन मतलब कि एसोसिएशन। इसको लिख लेना, पहले इसको लिख लो कि वॉन्ट ऑफ गुणांक बराबर संयोजन या वियोजन के बाद अणुओं की संख्या बटा संयोजन या वियोजन के पहले अणुओं की संख्या। लिख लिया। तो अब देखो, अब यहाँ पर मान लो कि संयोजन हो रहा हो, मतलब दो अणु जुड़ के एक अणु बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम बताओ कि आई का जो मान है वो 1 होगा कि 1 से बड़ा होगा कि 1 से छोटा होगा। अगर संयोजन हो रहा हो तो आई का मान बताओ कैसा होगा। बताओ, संयोजन मतलब कि A प्लस A, मान लो कि दो अणु हैं, दो एथेनोइक अम्ल है, आपस में जुड़ के क्या बना दिया A2। तो ऊपर में जो अणुओं की संख्या है वो कम हो गई और नीचे में ज़्यादा है। नीचे में कितना है 2, नीचे में कितना था 2 था, और अब कितना हो गया 1 हो गया। तो संयोजन में कितना हो गया, ऊपर में हो गया 2, नीचे में हो गया 1, है ना। सॉरी, ऊपर में हो गया 1 और नीचे में कितना हो गया 2, क्योंकि बाद में अणु संख्या कम हो जा रही है, पहले ज़्यादा था। तो यहाँ पर जो एसोसिएशन में कितना आया मान आई का 0.5। तो जब भी संयोजन होगा तो हमेशा जो आई का मान होगा वह 1 से कम होगा। यही बात पूछता है एग्जाम में कि अगर आई का मान 1 से कम है तो क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है कि वियोजन हो रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखना है क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है, क्योंकि आई का मान 1 से कम है। ठीक है, कैसे, क्योंकि जब भी संयोजन होगा तो हमेशा ऊपर में जो अणुओं की संख्या है वो कम होगी और नीचे में अधिक होगी। बाद में कम ना हो गया, जब संयोजन हो गया, आपस में जब जुड़ गया तो बाद में अणुओं की संख्या कम हो गया और पहले अणुओं की संख्या ज़्यादा था। तो इसलिए आई का मान हमेशा 1 से कैसा होगा, कम होगा। अगर मान लो कि वियोजन हो रहा हो, अगर टूट रहा हो, डिसोसिएशन हो रहा हो, तब बताओ आई का मान कितना आएगा। अगर टूटेगा तो हमेशा अणुओं की संख्या बाद में बढ़ जाएगा। जैसे मान लो कि NaCl ही था, 1 अणु था, और जब वियोजन हुआ तो कितना अणु बन गया, 2 अणु बन गया। जब 2 अणु बन गया तो ऊपर में कितना हो गया 2, नीचे में कितना हो गया 1। तो इसमें आई का मान हमेशा क्या होगा, 1 से ज़्यादा। यही बात याद रखना है कि अगर आई का मान 1 से कम है मतलब कि संयोजन हो रहा है, अगर आई का मान 1 से ज़्यादा है मतलब कि वियोजन हो रहा है, और अगर आई का मान 1 है मतलब कि ना संयोजन हो रहा है और ना ही वियोजन हो रहा है। 1 है मतलब कि जितना पहले था उतना ही बाद में है, तो ना टूटा है ना जुटा है। टूटेगा तो आई का मान 1 से ज़्यादा हो जाएगा, जुटेगा तो आई का मान 1 से कम हो जाएगा। और अगर आई का मान 1 ही है मतलब कि ना संयोजन हो रहा है और ना ही वियोजन हो रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, और यही बात जो है एग्जाम में पूछता भी है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, कि आई का मान 1 है मतलब कि ना संयोजन न वियोजन, आई का मान 1 से ज़्यादा है मतलब कि वियोजन, आई का मान 1 से कम है तो संयोजन। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी बचा हुआ टॉपिक था विलियन चैप्टर का वो ख़त्म हो गया। ठीक है, और अब अगला वीडियो जो होगा वो नेक्स्ट चैप्टर का होगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते हैं। इसको लिख लिए, अगर नहीं लिखे तो इसको लिख लेना, पहले वीडियो को पॉज करके लिख लेना है इसको। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।